उस दिन की थी, मुझे तो भेजी नहीं रिकॉर्डिंग। तो एक हफ्ता लग जाता है। और दूसरे काम देते हो तो उसी दिन भेज देता मुझे बंदा। चलो नया नया काम है इसलिए। भेजिए भाई, भेजिए भेजिए। आइए, आज 3 टॉपिक्स हैं प्रमुख, बाकी 2 पुराना है अगर समय मिला। यूएस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन टैरिफ्स इंप्लीकेशंस। आपको पता है कि टैरिफ शब्द का कौन मतलब नहीं जानता? टैरिफ, टैरिफ अमेरिका की सरकार डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति होने के बाद से पिछले 2025 जनवरी से लेकर और अभी से कुछ दिनों पहले तक लगातार दुनिया के बहुत सारे देश जिनके के साथ उनका व्यापार है, उनको लगभग उंगलियों पर नचा रहे थे। और एक में मुख्य हथियार था टैरिफ। आप में से कोई ऐसा है जो टैरिफ का मतलब नहीं जानता? प्लीज, ये शर्माने की जगह नहीं है, ये सीखने की जगह है। अगर आप नहीं बताएंगे, बताइए टैरिफ क्या है? हम्म हम्म जी, ठीक, ये सही बताया। क्या है टैरिफ? है यानी अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बात ये कर रहे हैं, आप बुरा ना माने, मेरा केवल ये देखना था कि वाकई मतलब समझ जाओ ना। ऐसा मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ समझ के जाएं, कुछ सीख कर जाएं। वो लोग भी सीख कर जाएं जो सीखने के लिए आतुर हैं, वो लोग भी सीख कर जाएं जो घड़ी देख रहे हैं कि ये क्लास खत्म हो तो अगला कुछ देखें। चलिए, जी, हम उसमें जाना नहीं चाह रहे क्योंकि आज समय वैसे ही बहुत कम है। ये अलग अलग शब्द हैं, कस्टम्स ड्यूटी, कस्टम्स टैरिफ, ये सब इंटरचेंजेबल टर्म्स की तरह से यूज होते हैं। तो यहां पर टैरिफ से मेरा मतलब केवल इतना है कि अमेरिका जो सामान इंपोर्ट करता है दुनिया के अलग अलग देशों से, उस पर टैक्स लगाने को उन्होंने एक हथियार की तरह से इस्तेमाल किया। ठीक, देखिए, इस टॉपिक पर हम जो कुछ बताने जा रहे हैं उसमें काफी डिटेल्स आएंगे। हो सकता है कि उन डिटेल्स में आप खो जाएं, भ्रमित हो जाएं, तो इसलिए मैं उसका संक्षेप बता दे रहा हूं आपको। तो ये तो पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे भारत को, चीन को, ब्राजील को सबसे ज्यादा तंग कर रहे थे। 50%, कभी 60% चीन के ऊपर, कभी 100%, 100% से ऊपर, फिर कम कर देते थे। तो अपनी सारी शर्तें, व्यापार से संबंधित भी और जियोपॉलिटिकल भी, राजनीतिक काम भी वो करवा रहे थे टैरिफ लगा कर। ये देखो, जैसे अभी ट्रंप ने कहा नहीं था जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी, सस्ता या नहीं था नहीं पता, उन्होंने कहा था कि हमने तो दोनों देशों को कहा कि तुम लोग जंग बंद करो, लड़ाई बंद करो, नहीं तो हम व्यापार नहीं करेंगे, टैरिफ और तगड़ा कर देंगे, दुगना कर देंगे तुम पर। मतलब हर तरह के राजनीतिक कामों के लिए भी वो टैरिफ का इस्तेमाल कर रहे थे कि तुम हमारी बात मानो, नहीं तो। अच्छा, उनकी शिकायत, चलिए तो डिटेल की बात है, संक्षेप बता दें आपको। संक्षेप ये है, जो 1 साल से टैरिफ लगा रहे थे और टैरिफ लगाने की धमकी उसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे विभिन्न देशों के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने अमेरिका के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। ठीक, और बाकी राजनीतिक जो उनकी इच्छाएं थी उनको पूरा करने के लिए अलग अलग देशों के साथ में। वो मुख्यतः एक कोई कानून है, उसके बारे में बताएंगे हमको, अभी तो हम आपको संक्षेप बता रहे हैं। मुख्यतः एक कानून था जिसके अंतर्गत वो अधिकतर टैरिफ वो लगा रहे थे या उसकी धमकी दे रहे थे।
हालांकि और भी कानून है जिनका इस्तेमाल उन्होंने किया, ऐसे भी कानून है जिनका इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। अमेरिका में कई कानून है टैरिफ राष्ट्रपति लगा सके उसके लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए। वैसे तो टैरिफ लगाना किसका काम है? टैक्स लगाना सरकार का नहीं, संसद का काम है, लेजिस्लेचर का काम है। वहां संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस। तो कांग्रेस का काम है। लेकिन कुछ हालात में कुछ कानून है वहां पर, 3-4 कानून अमेरिका में, जिनमें कि राष्ट्रपति भी लगा सकता है। ठीक, तो ये प्रमुख रूप से एक पर्टिकुलर कानून है जिसका कि ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। इस कानून का एक शॉर्ट नेम तो बता ही सकते हैं, अभी हम बाकी डिटेल बताएंगे आपको। इस कानून का ईपा याद रख लीजिए, अभी उसका फुल फॉर्म वगैरह लिख देंगे। ईपा नाम का कानून है, प्रमुख रूप से उसका इस्तेमाल कर रहे थे। IEEPA, ईपा लिख देंगे, सब लिख देंगे, अब इसकी चिंता में, अभी मैं संक्षेप बता रहे हैं। और भी कुछ कानूनों का इस्तेमाल कर रहे थे, मगर ज्यादातर ईपा का ही कर रहे थे। सारी दुनिया को धमकी देना कि ये बढ़ा देंगे, कभी बढ़ा दिया फिर घटा दिया, फिर दुनिया भर के ड्रामे और तमाशे कर रहे थे। मगर इस कार्रवाई की, यानी ये जो ट्रंप टैरिफ को एक हथियार की तरह से इस्तेमाल कर रहे थे, इसके विरुद्ध अदालतों में लोगों ने, बहुत से पार्टीज ने मुकदमे कर दिए। और वो मुकदमे होते होते लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट या उसके इक्विवेलेंट जो भी उनके यहां होता है, फिर अंत में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और अभी कुछ दिन पहले वहां की सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ईपा का इस्तेमाल टैरिफ लगाने के लिए गैर कानूनी है। ये बात पता थी आप लोगों को? नहीं पता थी? चलिए, आई एम ग्लैड कुछ लोग कह रहे हैं नहीं पता थी। ये बहुत बड़ा धमाका हुआ है अभी अमेरिका के जो व्यापारिक रिश्ते हैं दुनिया के साथ, उसके अंदर। ठीक, तो अब उसके फौरन बाद उसी दिन मैं तो जग रहा था, रात में 12:30 बजे तक जगता रहा। ट्रंप साहब ने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और लोगों को एड्रेस करूंगा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैंने पूरी सुनी, उसमें सवाल जवाब भी सुने। अंत में मुझे नींद आने लगी करीब 12:30-1 बजे, तो मैं सो गया। उस सारी भाषण का, स्पीच का संक्षेप ये है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को बहुत गालियां दी, जो कि हमारे यहाँ का कोई हमारे देश का कोई भी सांसद या मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं ऐसे शब्द निकाल सकता। बहुत बुरे बुरे शब्द सुप्रीम कोर्ट के लिए कहे, इस फैसले के खिलाफ कहे, और कहीं कहीं तारीफ भी कर दी। उनका स्टाइल है कि फला तो बहुत जीनियस है जज। और बावजूद, चलिए अभी तो डिटेल का मामला हो जाएगा। तो उन्होंने कानून को से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर फर्क तो पड़ा। कानून तो कानून है। जब वो इलीगल हो गए तो अब तक जो कुछ भी उन्होंने ईपा के दम पर जो भी टैरिफ लगाए थे वो तो बेमानी हो गए। और फिर फट से उन्होंने कहा कि एक और कानून है, धारा 122 वो कानून का नाम है, बताएंगे आपको थोड़ी देर में, ट्रेड एक्ट ऑफ 1974। उसकी धारा 122, उनका 122 के तहत मैं सारी दुनिया के देशों पर 10% टैक्स लगाता हूं। जो लगा सकते हैं। फिर अगले दिन ही शायद, जहां तक मुझे याद है, उन्हें 10 से 15 कर दिया। धारा 122 ट्रेड एक्ट 1974 में 15% तक लगा सकते हैं 5 महीने के लिए। तो अभी फिलहाल वहीं पर रुके हुए हैं। और उन्होंने ये कहा है कि अभी और भी कई कानून है जिसमें कि मुझे ये अधिकार है कि मैं टैरिफ लगा सकता था। ईपा ही तो रिजेक्ट किया है उन्होंने। उन सबके अंतर्गत फिर से लगभग उसी लेवल पर ले आऊंगा टैरिफ जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले थे। ठीक, ये बात
पूरी तरह सच नहीं लग रही अभी, जहां तक अभी तो इनका इस पर विश्लेषण हो रहा है। ठीक, तो अब क्या होगा हम देखेंगे। अगर अब वो उतनी शक्ति नहीं रही उनके पास जब तक ईपा ही, अच्छा प्रश्न ये उठ रहा है कि ईपा ही जैसा कानून उन्होंने क्यों इस्तेमाल किया। ईपा कभी इस तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ था। धारा 122 जो मैंने बता रहा हूं आपको, सेक्शन 122 ऑफ द ट्रेड एक्ट 1974, वो भी कभी इस ढंग से इस्तेमाल नहीं हुई थी। मैंने कहा कि ईपा के अलावा भी कई कानून हैं जिनके बारे में भी विवरण दूंगा आपको मैं, उनको क्यों नहीं इस्तेमाल किया या कम इस्तेमाल किया। देखो, हर जो बाकी ईपा के अलावा जो भी कानून हैं उनमें कोई ना कोई बाधा है। जैसे जैसे ये 122 में बाधा है कि 5 महीने के लिए लगा सकते हैं, 5 महीने के बाद आपको दोबारा कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा अप्रूवल, अनुमोदन के लिए। एक दूसरा कानून है, उसके अंदर आप जब इन्वेस्टिगेशन कर लें, इंक्वायरी कर लें, उसकी रिपोर्ट आ जाए तब आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे बादशाह की तरह बैठे आप तब क्या कर रहे थे, बिल्कुल जैसे पुराने जमाने के बादशाह होते थे, डिक्टेटर, तुम्हारी शर्ट पसंद नहीं है, तुम पे इतना टैरिफ। मैं तो अपनी तरफ से बता रहा हूँ, बढ़ा चढ़ा के, थोड़ा नमक मिर्चा लगा के बोल रहा हूँ। लगभग यही स्टाइल था। बड़ा हैंडसम आदमी बोल रहा है, नाक पसंद नहीं मुझे, चलो जाओ, तुम पे टैरिफ बढ़ा दिया, तुम भले आदमी लगते हो, तुम पे कम कर दिया। लगभग यही बादशाहत जैसा। ये बादशाहत खत्म। ईपा के अलावा जो भी कानून हैं जिनके तहत की टैरिफ राष्ट्रपति अमेरिका का लगा सकता है, उसमें कुछ न कुछ बाधाएं हैं। वो बादशाहत नहीं है जो ईपा में ये कर रहे थे, और ईपा में भी वो बादशाहत ही नहीं, ये खाली उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। ये बात क्लियर हो गई, ठीक। और अब स्थिति यह है कि बहुत सारे कई देश, भारत भी, उन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट पर एग्रीमेंट हो गया है, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। देखो, ये बताइए, भारत और अमेरिका के बीच में क्या जो ट्रेड एग्रीमेंट था वो साइन हो गया? हाथ उठाएं, बोलना नहीं किसी को है, हो गया साइन। और कुछ लोग, आप लोग क्या समझते, नहीं साइन हुआ? किसी को डाउट है? आपको क्या डाउट है? क्या क्या? हाँ, वही तो पूछ रहा हूं। डरिए नहीं, हो सकता आप ही सही बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हैं, मगर डर डर के बोल रहे हैं। देखो देखो, अभी अंतिम दस्तखत, देखो ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होगा इसका एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क बना लिया गया है, उस पर दस्तखत हो गए हैं। ट्रेड एग्रीमेंट इतना आसान काम नहीं है। फाइनल ट्रेड एग्रीमेंट में बिल्कुल फाइनल चीजें आगे वो बनता है, बनने के बाद भी उसको फौरन लागू नहीं कर सकते। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रावधान है कि जैसे अमेरिका में अगर ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका की सरकार या राष्ट्रपति साइन भी कर देगा, तो जब तक अमेरिका की कांग्रेस उसका अनुमोदन नहीं करेगी वो लागू नहीं हो सकता। भारत में इसकी आवश्यकता नहीं है, मगर भारत और अमेरिका के बीच में एग्रीमेंट है, तो खाली तब तक अमेरिका का, इसका मतलब कांग्रेस जब अप्रूवल नहीं देती हमारा उनका एग्रीमेंट फाइनल, तो अभी तो बहुत टाइम बाकी है। यूरोपियन यूनियन, उनका भी यूएस के साथ एग्रीमेंट हो चुका, और उनका तो जहां तक मैं जानता हूं एग्रीमेंट साइन भी हो गया, मगर ईयू का कानून कहता है कि उसको लागू करने के लिए यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है, यूरोपियन पार्लियामेंट, उसका अनुमोदन चाहिए। यूरोपियन पार्लियामेंट का सेशन 2-3 दिन पहले होने जा रहा था, रोक दिया गया कि नहीं, अभी नहीं, अभी रुक जाओ, अब हालात बदल गए। देखो, जो भी ट्रेड एग्रीमेंट जिस हद तक पहुंचे यूरोपियन यूनियन के साथ, भारत के साथ, अन्य देशों के साथ, अमेरिका के ट्रेड एग्रीमेंट, और जो फाइनल नहीं है, तो फाइनल हो जाने का मतलब होता है कि सिग्नेचर हो जाए, और जहां जहां जिस जिस देश के अंदर यह प्रावधान है कि उनको अपनी संसद से, लेजिस्लेचर से अप्रूवल लेना है, तो अप्रूवल हो जाए तब लागू होता है। तो वो स्थिति
अगर हो गई तो फिर जो भी एग्रीमेंट में है वो टैक्स लगेगा। भारत के साथ जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स अमेरिका का साइन हुआ था उसके हिसाब से अधिकतर चीजों के ऊपर क्या टैक्स एग्री हुआ था, 18%, ठीक। और अब हो गया 15%। तो भारत क्यों बेवकूफ बने? 3% बहुत होता है, अरबों खरबों का मामला होता है। वो तो हटा लिए अधिकतर देशों में जो हमारी जैसी स्थिति में है, यूरोपियन यूनियन ने हटा लिए। हमने भी, हमारा डेलीगेशन जाने वाला था अमेरिका ट्रेड टॉक्स के लिए, अगली नेक्स्ट स्टेज के लिए फाइनल करने के लिए, रोक लिया। ठीक, ये स्थिति है। अगर आप इतना समझ गए तो आप मोटा मोटी समझ गए, बाकी मामला डिटेल का बचा। अब क्या डिटेल बचा? ईपा का फुल फॉर्म मुझे बताना था आपको। ईपा है। अच्छा 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 अच्छा, ये पेन नहीं चाहिए मुझे, यही पेन है। IEEPA। ईपा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। वो ये शायद है 1977 का, ठीक। ये कॉमा है। चलिए, ठीक। दूसरा मैंने आपको बताया कानून, ये नोट कर लिया। दूसरा बताया आपको दी ट्रेड एक्ट ऑफ 1974। इसकी दो धाराएं, 122 और शायद है 301, और देख देख के कंफर्म कर दूंगा। 301, हाँ बिल्कुल ठीक। ठीक, ये ऑलरेडी यूज में है। ईपा का इस्तेमाल किया है उन्होंने, और इसका भी किया है 301 का। और एक और है ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट। नाइनटीन 62, और इसकी धारा क्या है? सेक्शन 232। ठीक। इसका इस्तेमाल भी किया है। इससे पहले हमने बताया था कि 2025 में जो भी टैरिफ का इस्तेमाल, टैरिफ बढ़ाने का, घटाने का जो काम किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें अधिकतर ईपा का इस्तेमाल किया, मगर थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया है ट्रेड एक्ट 301 धारा का भी, और इसका भी किया है। इसको भी टिक कर दें भाई, टिक। इसका इस्तेमाल किया है। हमारे देश के अंदर कुछ आइटम्स के ऊपर इसका किया है, उस पर टैक्स की रेट ज्यादा है, जैसे एल्यूमिनियम, स्टील, एल्यूमिनियम, सेमीकंडक्टर्स,
कुछ और प्रोडक्ट्स है जिनके ऊपर उन्होंने 50-55% तक टैक्स लगा रखा है, थोड़े से आइटम पर। बाकी अधिकतर आइटम पर हम पर भी ईपा लगा रखा था। ये हो गया। अच्छा, ये तो बाधाएं हैं ही। अब कुछ लोगों ने, कुछ एक्सपर्ट्स ने, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने कैलकुलेशंस किए हैं कि फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आने से पहले जो औसत दर, अलग अलग देशों पर अलग अलग टैरिफ का रेट था ना, तो औसत दर आ रही थी जो, वो उससे अब दर आधी हो जाएगी। कुछ देशों को फायदा हो गया, हमारे जैसे देश हो जाएगा, क्योंकि हम पर 15% से ज्यादा था। ये तो सिचुएशन अभी तक की है। आगे क्या क्या गुल खिलाएंगे वो तो वेट एंड वॉच, देखिए क्या होता है। ठीक, कुछ देश जिनको की बहुत याराना था जिनके साथ, यूके 10% लगाया, इजराइल, रशिया, सऊदी अरेबिया, वो अब घाटे में चले गए। 10% पे थे अब 15 पे आ गए। तो जो उनके, जिनसे उन्होंने बहुत नरमी दिखाई, वो घाटे में आ गए। हमारे जैसे देश, ब्राजील, चाइना, इंडिया, जिनके साथ सख्ती दिखाई, वो फायदे में आ गए। और कुल औसत दर जो थी पहले के मुकाबले में लगभग आधी हो जाएगी। अच्छा, एक समस्या ये है, रूस, आप सोचोगे तो यार नहीं है, रूस को शायद वो पटा रहे थे, खुश हो जाओ और यूक्रेन के साथ जंग रोक दो, मगर वो पटा नहीं। उधर सैंक्शंस भी लगा रहे हो, टैक्स में नरमी कर रहे हो। जहां तक मुझे पता है रूस के साथ, देखिए मैं एक बार कंफर्म भी कर लेता हूं, इसमें एक पूरा मैप है, मैं कलर दिखाए अलग अलग। जी, उसी कैटेगरी में है। हाँ देखिए, ऑन द अदर हैंड रशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, most of the North and Central Africa, Argentina, Colombia are now at a higher tariff rate. कारण मुझे नहीं पता, मगर मैं अंदाजा यही लगा सकता हूं कि रूस को कुछ सख्ती, कुछ नरमी, ऐसा करके उसमें इधर नरमी कर दी थी, उसे दोस्ती काट रहे थे। याद होगा आपको, वो उनको बुलाया था कौन सी जगह, अलास्का में, बड़ी यारी दिखाई उनके साथ में। एनीवे, तो आइए मोटी मोटी बातें कर लें। तो अब अधिकतर देश जिनके के साथ की उनके ट्रेड एग्रीमेंट एकदम फाइनल नहीं हुए थे, एकदम फाइनल, एक फाइनल ये कोई भी कोर कसर बाकी थी, वो या तो पहले से ही हाथ खींच चुके कि फिलहाल हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, तुरंत फैसला नहीं करते, या खींच लेंगे, ऐसा लग रहा है। आइए, अब अधिकतर देश जो है वो एक लेवल पे आ गए। एक परिणाम सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का क्या परिणाम हुआ? एक तो मैंने बताया कि जो टैरिफ का रेट था औसतन आधा हो गया। दूसरा मैंने बताया कि अधिकतर देश जो है अब एक लेवल पर आ गए। मैं अधिकतर क्यों कह रहा हूं? 15% तो सबके लिए है जी, है नहीं, अब 15 सब है। देखो, अभी मैंने बताया कि 232 में हमारे कुछ आइटम्स पे अभी भी 50% टैक्स है, तो वो छोटे मोटे अंतर रहेंगे। आइए, और ये जो टैरिफ 15% का लगाया है आमतौर से अधिकतर अधिकांश देशों के ऊपर, तो वो 5 महीने के लिए लागू है। उसके बाद कांग्रेस जाएंगे। कांग्रेस में किसकी मेजॉरिटी है? दोनों सदनों में रिपब्लिकन किसकी पार्टी है? ट्रंप की। तो फिर घबराहट क्यों है? परेशानी क्या है? परेशानी है, बताइए। अभी तो ऐसा कुछ नहीं आया, मगर ऐसा हो सकता है। हाँ, आप क्या कह रहे वाले थे? हाँ, देखो, पहली बात तो ये कि कई पश्चिमी देशों में
भारत जैसा कल्चर नहीं है कि बकरी की तरह से सारे कांग्रेस वाले एमपी हाँक दिए, बीजेपी वालों ने अपने हाँक दिए। उसमें से कुछ लोग किसी भी मामले पर खड़े होकर कह सकते हैं नहीं, मैं इस मामले में पार्टी के साथ नहीं हूं। एक तो संस्कृति का फर्क, और दूसरे ये इससे क्यों ज्यादा डर है कि रिपब्लिकन साथ नहीं देंगे, क्योंकि अभी लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से वहां का कि आम नागरिक खुश हैं। क्यों खुश हैं? एग्जैक्टली भाई, होता क्या है, हमारा सामान अमेरिका गया, मान लिया 50% टैक्स लगा दिया उन्होंने, तो 50% टैक्स इमीडिएटली कौन पे करेगा? हैं? नहीं, पब्लिक थोड़ी खरीदने जाती है कस्टम छुड़ाने के लिए। कस्टम से छुड़ाने बड़ी बड़ी कंपनियां जाती हैं जो बाजार में माल को बेचती हैं, होलसेलर्स। तो होलसेलर्स में आप जाके सामान खरीदने के लिए जाते हो कस्टम डिपार्टमेंट पे, जाओ भाई सामान छुटा लो, ये मुझे दे दो, ये पैसे लो, ऐसे थोड़ी होता है। तो बड़ी आपके देश की भी कंपनियां जाती हैं, वो टैक्स देती हैं, फिर वही टैक्स वसूलती हैं वो पब्लिक से जब बेचती हैं बाजार में। तो वो पैसा पहले तो पे किया उन कंपनियों ने, और उसके बाद पे किया पब्लिक ने। उन कंपनियों ने भी दावा ठोक दिया है कोर्ट में कि हमारा जो पैसा एक्स्ट्रा लिया अब तक वो सब वापस करो। वो भी बहुत ज्यादा है, 100 बिलियन से ऊपर है, $100 बिलियन से ऊपर है। कोर्ट क्या करेंगे नहीं मालूम, मगर जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि उसका रिफंड हो सकता है नहीं हो सकता है, वो अलग मुद्दा। हम कहां की बात कर रहे थे कि हाँ, कि रिपब्लिकन एमपी भी जरूरी नहीं कि जब मामला कांग्रेस में जाए तो उसका डोनाल्ड ट्रंप का साथ दे। कारण यह है कि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं उनके कांग्रेस के। वहां एक कुछ इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट के साथ में, और फिर मिड टर्म होता है 2.5 साल बाद, 2 साल बाद, 2 साल हो जाएंगे नवंबर में। लगभग नवंबर में ही इलेक्शन हुआ था प्रेसिडेंट का, नवंबर 24 में, और 25 में उन्होंने शपथ ले ली जनवरी में। तो नवंबर में उस इलेक्शन में पब्लिक तो अब दुखी है ट्रंप के टैरिफ के इस्तेमाल से, और वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से खुश है या टैरिफ कम हो जाएगा। तो मैं एक एमपी हूं और मेरे क्षेत्र में लोग चाह रहे हैं कि ये ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे हैं गलत। वहां एमपी नहीं बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, मेंबर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, मेंबर ऑफ सेनेट। तो मैं तो पब्लिक को वोट देख के भाई काम करूंगा ना। अगर मैं पब्लिकली कहूंगा कि हाँ जो ट्रंप कर रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, तो लोग वोट ही नहीं देंगे मुझे। मेरी बात समझिए ना आप। तो पब्लिक का मूड ऐसा है कि बहुत सारे रिपब्लिकन जो कांग्रेस के सदस्य हैं या जो लड़ेंगे इलेक्शन, वो शायद इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप का 122 धारा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसमें एक दिक्कत है। और 232 की जो है उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, इंक्वायरी करनी पड़ती है, तब आप लगा सकते हो। ऐसा नहीं जो बादशाह के दावा लगा दो उस पर टैक्स, चीन पे 115%, अच्छे कर रहे थे ना डोनाल्ड ट्रंप। अब वो नहीं, उसके अंदर अलग अलग कारण बताना पड़ेगा कि वहां ये गड़बड़ी हो रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये समस्या है। हर कानून में कोई ना कोई कारण बताया गया कि इस कारण से आप लगा सकते हो, वो कारण साबित करना पड़ेगा आपको। ये जो कानून था ये इमरजेंसी का था, तो कोर्ट ने पूछा होगा कि क्या इमरजेंसी है भाई, क्या इमरजेंसी चल रही है, विश्व युद्ध चल रहा है दुनिया के साथ तुम्हारा, क्यों ईपा लगाई तुमने। एनीवे, तो हर कानून में ये 2-3 मैंने बताया आपको, कुछ ना कुछ बाधाएं हैं। किसी में 5 महीने के लिए है, किसी में इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के बाद लगाना है, वगैरह वगैरह। तो उन बाधाओं के कारण शायद धीरे धीरे वो टैरिफ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और अभी क्लियर नहीं है पिक्चर कि अंत में क्या होगा। इससे क्या होगा बुरा परिणाम ये होगा कि काफी समय लगा दिया, अभी टाइम कम बच रहा है, इसको वाइंड अप करते हैं। अच्छा, कि दुनिया में आर्थिक अस्थिरता आ जाएगी ट्रेड में,
क्योंकि ट्रेड की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि ट्रेड की जो वातावरण है वो प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। प्रिडिक्टेबल माने जो आप देख सके ऐसा होने जा रहा है, अभी मालूम नहीं क्या होने जा रहा है। ठीक, बंद किया। 10-10 मिनट में भाई 2 टॉपिक और करने हैं। चलिए चलिए चलिए। इंडियाज लेट इंक्लूजन इन पैक्स सिलिका। पैक्स सिलिका क्या है, नाम सुना आप लोगों ने? अमेरिका ने अपने चुने हुए प्रिय देशों को, शायद 8 देश हैं, उनकी 1 दिसंबर में एक उनको मिलाकर के एक स्कीम बनाई थी। उस स्कीम के 2 उद्देश्य थे, इसको मिटा दें। मुख्य तौर एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिलजुल के काम करना, और नंबर 2 सारी जो टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन है, जैसे आप ले लीजिए सप्लाई चेन, आपको पता है क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं क्लास में कि क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल होता है सोलर पैनल्स के अंदर भी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी, डिफेंस सुरक्षा के उपकरणों में भी, सैटेलाइट में भी, सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में वो इस्तेमाल होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन। ये सब चीजों की के ऊपर मोनोपोली किसकी है? चीन की। चीन आसानी से दे नहीं रहा, न अमेरिका को न भारत को। तो ये उन्होंने कहा कि हम लोग मिलजुल के 8 बड़े प्रमुख देश जो इस काम में ज्यादा तेज तर्रार हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, वो मिलके शुरू में जब उन्होंने दिसंबर में ये इनिशिएटिव शुरू किया, दिसंबर 2025 में, हाँ 12 दिसंबर 2025 में, तो भारत को शामिल नहीं किया था। बाद में जब वो भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते ऊपर नीचे हो रहे थे, और उसी समय में भारत में अमेरिका के नए एम्बेसडर आए, मिस्टर गोर, ठीक। उन्होंने, देखो नया जब भी कोई एम्बेसडर आता है बड़े देश का, तो आमतौर से कोशिश करता है कि अपनी एक पॉजिटिव छवि बनाने के लिए, सकारात्मक छवि बनाने की कोशिश करता है, आते आते तो अच्छी खबरें लाता है, जिससे कि उस देश के अंदर लोग उनको दरवाजे खोल देंगे, आइए आइए आप तो बहुत अच्छे आए। तो उन्होंने आते आते जो अच्छे खबरें भारत के लिए लाए, उसमें एक खबर ये थी कि वो उसके लिए भी दरवाजे आपके लिए खोल दिए हमने। तो ये आर्टिकल लिखा है किसने? रवि दत्त मिश्रा जी ने इंडियन एक्सप्रेस में 22 फरवरी को। उसमें लिखा है कि भारत को जो पहली लिस्ट थी उसमें क्यों नहीं शामिल किया गया। बाद में क्यों शामिल किया गया तो समझ में आया कि वो मिस्टर गोर, जो कि राष्ट्रपति से, डोनाल्ड ट्रंप से काफी नजदीकी माने जाते हैं, उन्होंने अपनी नजदीकी का फायदा उठा करके ये इतना काम करवा लिया कि जो ये पैक्स सिलिका ठीक। इसका उद्देश्य क्या है? 2, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिलजुल के बढ़ावा देना, नंबर 2 सप्लाई चेन्स फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उससे जुड़ी हुई जो ठीक, ये 2 उद्देश्य हैं कि जो सप्लाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है, उसकी जो सप्लाई चेन है, जहां से सप्लाई हो सकती है, उसमें जो बाधाएं हैं, सबसे बड़ी बाधा तो चीन है। तो एक शब्द में बोले तो ये सारा पैक्स सिलिका जो है ये इट इज एंटी चाइना, चाइना के विरुद्ध। और भारत को दुख था इस बात का कि अरे चीन के विरुद्ध अगर कोई गोलबंदी हो रही है तो भारत को क्यों नहीं शामिल किया? तो भारत तो खुद ही चीन के साथ हमारे बॉर्डर पर 1 लाख करीब 50,000 फौजी लेके लद्दाख में बैठे हुए कई साल से, 4-5 साल से। हमको भी उतने ही फौजी वहां रखने पड़ रहे हैं, कितना खर्चा आ रहा है,
और भी तनातनी रहती है। जो भारत के जो भी बड़े हित हैं उनका विरोध करते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूं, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाने के लिए जब भी बात होती है तो चीन कहता है हम विटो कर देंगे। तो वो तो हमारा दुश्मन है, दुनिया जानती है। इसीलिए वो क्वाड, क्वाड कितने लोग जानते हैं? गुड, जो लोग नहीं जानते हैं चेक कर लीजिएगा। क्वाड के सदस्य भारत को बना के रखा था। ये अलग बात है कि जब से ये ट्रंप आए हैं इनको क्वाड में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। एनीवे, तो भारत को ये दुख था। अब ये मिश्रा जी लिख रहे हैं, रवि दत्त मिश्रा जी, कि जो जो विशेषताएं चाहिए थी मेंबर सदस्यों में, या तो वो टेक्नोलॉजी मॉडर्न, जो या तो उनके पास वो हो, क्रिटिकल मिनरल हो, उन देशों को शामिल किया गया जिनके पास इनमें से कुछ है। जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, क्रिटिकल मिनरल्स हैं। यूके के पास टेक्नोलॉजी हब है। इसी तरह सिंगापुर को शामिल किया, क्योंकि सिंगापुर जो है वो एक ट्रांसशिपमेंट का हब है, तमाम सामान वहीं से आता जाता है दुनिया का। तो अलग है, भारत के पास इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं दिखी थी, इसलिए शामिल नहीं किया था। बहरहाल अब शामिल कर लिया गया है। भारत के पास कुछ तो है, भारत के पास बहुत बड़ी टेक्निकल पावर है, यहाँ पास इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के इंजीनियर्स हैं। तो टेक्निकल मैन पावर हमारे पास है। छुटपुट कुछ मिनरल्स भी हैं, क्रिटिकल मिनरल्स, कुछ खास नहीं है। तो कुल मिला के भारत को, अभी सम्मेलन भी भारत ने किया, उससे भी भारत की छवि में कुछ अच्छा असर पड़ा, कुछ, क्योंकि उसमें काफी कुछ कमियां भी रही। मैं खाली उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, गलगोतियाज की नहीं, उसके अलावा भी बहुत सी कमियां रही। तो इन सब कारणों से उसको शामिल कर लिया। अब बताएं, कोई चीज रह गई? राइट, दैट्स अबाउट ऑल। तो मैंने आपको बताया था कि पैक्स सिलिका है क्या, उसके उद्देश्य क्या है, भारत कब शामिल हुआ, देर से शामिल हुआ, क्यों। तीसरा टॉपिक है इंडिया फार्मा इंडस्ट्री। चलिए, कुछ तो भारत के लिए अच्छी बातें हैं इसके अंदर, अगर कितनी देर तक वो अच्छी रहेंगी नहीं कह सकता। आइए, फार्मा इंडस्ट्री भारत की, बताइए। फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कई बातें हैं जिस पर भी देश गर्व कर सकता है या देशवासी गर्व कर सकते हैं। बताइए कोई चीज। और ठीक, और ग्लोबल प्लेयर नहीं, नंबर 1 है। और ठीक, बिल्कुल ठीक। आइए मैं कुछ और आंकड़े देता हूं आपको। क्या क्या क्या, फिर से बोलिए। ठीक ठीक, अच्छा, हाँ वो तो ऑब्वियस बात है। चलिए आइए, मगर उससे कोई नुकसान भी है, बताएंगे अभी आपको। तो 2-3 आंकड़े नोट कर लीजिए। दुनिया में जितनी भी दवाइयां कंज्यूम होती हैं, बिकती हैं और इस्तेमाल होती हैं, उसका कितना प्रतिशत भारत में बनती है? अंदाजा लगाइए, बताइए कुछ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। ये इस बात पर, ये देखिए चॉकलेट रखी है, अच्छे जवाबों के लिए चॉकलेट रखी हुई है। मैं सबके लिए नहीं, सब, फिर तो इंसेंटिव ही खत्म हो जाएगा। इतनी है भी नहीं सबके लिए भर की, उसके अलावा झोला लाना पड़ेगा मुझे। चलिए, सबके लिए भी कभी कुछ कुछ किया जा सकता है। बहुत पहले करते थे हम कभी कभी। चलिए, अच्छा याद दिलाया आपने, मगर वो एक अलग अवसर है उसका। चलिए आइए, 60%, गर्व की बात है कि नहीं, दुनिया में जितनी दवाइयां बिकती हैं उसका 60% वॉल्यूम में, वजन के हिसाब से भारत पैदा करता है। आइए और आंकड़े बताता हूं, अच्छे अच्छे आंकड़े।
पिछले कुछ दशकों में HIV एड्स, सब लोग जानते हैं HIV एड्स क्या होती है, और TB, दो बड़ी भयंकर बीमारियां, उसके अंदर 85% कमी आई। उसमें सबसे बड़ा योगदान भारत की एक कंपनी सिप्ला और लुपिन, दूसरी कंपनी लुपिन, वैश्विक स्तर पर मैं फिर से पढ़ देता हूं सेंटेंस असली, कोई डाउट ना रह जाए। ग्लोबल मोर्टेलिटी, मृत्यु की दर, ग्लोबल मोर्टेलिटी इन एड्स एंड TB won't have crashed by 85% without Cipla's एंटी-रेट्रोवायरल्स, ये एंटी-रेट्रोवायरल जो सिप्ला बनाते हैं, एंड ल्यूपिन्स, रिफैम्पसिन, ये नाम सब आर्टिकल आपसे शेयर करेंगे, इसमें मिल जाएंगे आपको। मतलब इनकी बनाई हुई दवाओं से TB और HIV एड्स के अंदर दुनिया में जो 85% कमी आई है, उनमें बहुत बड़ा योगदान इन दो कंपनियों का है। सिप्ला के मालिक हैं यूसुफ हमीद और इनके हैं लुपिन के देशबंधु गुप्ता। में ऐसे नाम याद रखने चाहिए जो देश को गौरव दिलाते हैं। उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो झूठ बोलते रहते हैं, दिन रात झूठी बड़ाई करते रहते हैं और देश को अंधकार की तरफ धक्का देते हैं अपने कामों से। चलिए, आपको मालूम है हमारे देश से दवाएं कितने देशों में जाती हैं? इसमें तो लिखा है 200+, 200 से अधिक देशों में सारी दुनिया की दवाओं का 60%, HIV एड्स और TB में दुनिया में जो कमी आई है, 85% कमी आई है, उसमें बड़ा योगदान हमारी दो कंपनियों का, सिप्ला और लुपिन। और भी कंपनियां हैं जिनका बड़ा काम है, इनके अलावा उनके नाम भी ले दूं, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, आपने किसी में से किसी नाम, जाइडस कैडिला इत्यादि बड़े नाम हैं, इनको इज्जत से नाम हमको लेना चाहिए। ठीक, आप में से किसी ने कहा था कि हाँ, वो MNC के बारे में कहा था। हमारे देश में 1947 में जो 10 बड़ी कंपनियां भारत में सप्लाई करती थी, सामान बनाती थी, दवाएं बनाती थी, उनमें से 9 MNC थी। आज कितनी है मल्टीनेशनल कंपनी? एक। तो 90% भारत जो है वो सेल्फ रिलायंट है, हम दुनिया को हम पे रिलायंट है। जी, आ गया, अब एक लोचा आ गया। सबसे बड़ी मैंने अचीवमेंट क्या बताया था कि दुनिया में जितनी दवाएं खपत होती है साल भर में, उसका 60% भारत में बनी होती हैं। एक दो शब्द और कहते, वॉल्यूम टर्म्स में, वजन के हिसाब से, लेकिन पैसे के हिसाब से, कीमत के हिसाब से हमारा शेयर कितना है? हमारा शेयर कितना है भारत का? कोई गेस? और कोई गेस? 10%। और कोई गेस? 6%। कुछ वैसी बात नहीं हो गई जो मैंने एक और बताया था आपको कि भारत ने एक टारगेट एक्सेप्ट किया था कि भाई हम 2030 तक अपनी रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली पैदा करने की क्षमता आधी कर देंगे। कुल बिजली जितनी पैदा होती है उसकी आधी बिजली हम रिन्यूएबल से एनर्जी से पैदा करने की क्षमता पैदा कर देंगे। तो क्षमता तो हमने 2030 से पहले ही पैदा कर दी, लेकिन कुल मिला के हमारे यहां अभी रिन्यूएबल से जो बिजली पैदा हो रही है वो टोटल का कितना है? यही 6%। देख लीजिए, 6% याद कर लिए, बहुत बुरा 6 है ये। ठीक, चीन हमको बड़ी टक्कर देता है और हमारे यहां बहुत सी कमियां हैं, इनको दूर करने की आवश्यकता है। एक तो है अभी बिजनेस के ऊपर बहुत सी बाधाएं हैं, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव होना चाहिए।
इसमें दिया नहीं है, इसमें दिया नहीं है, आप गूगल करके देख सकते हैं। बहुत सा चीन से आता है, भारत में बहुत सा चीन से आता है। तो हम बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बात। बहुत बड़ा हिस्सा भारत चीन से आता है। चीन से तो हमारा ट्रेड डेफिसिट रहता है, बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट रहता है। वही किसी हद तक अमेरिका के साथ पूरा होता था, वो भी अब खतरे में पड़ गया है। नहीं, मैं बात कर रहा हूं अब जो व्यवस्था बनेगी, कुल मिलाकर देखिए, अभी लेटेस्ट आंकड़े मेरे पास नहीं है, इसलिए आपने जो भी बोला उसको मैं हाँ या ना नहीं कह सकता, मगर कुल मिला के अब जो व्यवस्था बन रही, मोटे तौर पर समझ लीजिए, अगर वो ट्रेड एग्रीमेंट हो गया होता, जो कि अब तो झगड़े में पड़ गया, अब तो पता ही नहीं कि ट्रेड एग्रीमेंट के हिसाब से 18% लगेगा कि अब नया वाला 15% लगेगा। फिलहाल तो 15% ही लगेगा जब तक ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं होता। तो स्थिति यह थी कि हम लगभग 30% के औसत से अमेरिका से जो बहुत सामान खरीदते थे उस पर टैक्स लगाते थे, अब लगभग 0 हो जाएगा वो। और हम जो उनको एक्सपोर्ट करते थे वो बहुत 2-3%, 3% के करीब था, अब वो 18 या 15 या इनमें से कोई फिगर इसके आसपास होगा। तो कुल मिला के हमको लॉन्ग टर्म में अगर यही सब स्थिति हुई 15 या 18, तो हमको घाटा ही होने की ज्यादा संभावना है। अभी साल में तो बहुत उतार चढ़ाव होता रहा, बहुत सा सामान अमेरिका में इसलिए भी खरीद लिया गया, लोगों ने एंटीसिपेशन में, इससे पहले कि हाई टैरिफ लगे, कहा जहां सस्ता मिल रहा है ले लो। अनाउंस हो गया कि अमेरिका का टैरिफ लगा देंगे, लेकिन अभी लगाया नहीं। तो उन महीनों में लोगों ने खूब अमेरिका में खरीदा, हमारा सामान इंपोर्ट किया। तो अभी इस साल के आंकड़ों को ज्यादा आप मात्रा मत दें। आइए, 2 मिनट हैं, और क्या बता सकते हैं। चीन एक तरह की ड्रग बनाता है, उसको कहते हैं उन्हें कहते हैं फास्ट फॉलोअर ड्रग्स। वो हम उसमें कमजोर हैं भी, फास्ट फॉलोअर ड्रग्स। जैसे कोई ड्रग बनी, कोई नई औषधि बनी, दुनिया में बिक रही है, मगर उसमें कुछ कमियां हैं। किसी देश ने वही दवा, वही सॉल्ट्स जो उसमें इस्तेमाल हुए थे, इंग्रेडिएंट्स, वही लेकर के बनाई, मगर वो कमियां थी, उनमें से कुछ को दूर कर दिया। देखो देखो वही चीज है, इसके वो साइड इफेक्ट वो नहीं है, तो वो ज्यादा बिकने लगती है। उसमें वो स्मार्टनेस में आगे चले जाते हैं। तो ये फास्ट, क्या बोलते हैं, फास्ट फॉलोअर ड्रग्स। ये सब केमिस्ट्री प्रोफेसर थे शायद, देशबंधु गुप्ता और प्रोफेसर क्या नाम उनका, हमीद, पूरा नाम क्या है, यूसुफ हमीद और ये देशबंधु गुप्ता, दोनों ही प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के। ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग केमिस्ट्री के प्रोफेसर ने केमिस्ट बन गए, फार्मा के मैन्युफैक्चरर बन गए, बड़ी बात। हमारा जो फार्मा सेक्टर है वो अमेरिका में क्या रेट पे टैक्स होता है? 0। अभी जो ट्रेड को लेकर के दुनिया भर के उतार चढ़ाव आए अमेरिका के साथ में, मगर फार्मा को नहीं। लगभग 40% हमारा जो एक्सपोर्ट है उस पर जो कुछ ट्रंप ने हमको धमकियां दी, घटाया बढ़ाया, 40% पे असर नहीं हुआ। ठीक, तो ये फाइनल पिक्चर नहीं है, ये एक इंटरिम फेज है, जिससे कि अब आप अखबार पढ़ते रहिए और देखते रहिए। समय समय पर कोई बड़ा परिवर्तन होगा तो मैं फिर उस टॉपिक को ले लूंगा, मगर फायदा तभी होगा जब आप ये सब कम से कम 70-80% मोटा मोटी याद रखेंगे। फार्मा इंडस्ट्री के बड़े अचीवमेंट्स, 60% वर्ल्ड सेल्स ऑफ मेडिसिन भारत से, 200 से अधिक देशों में हम सप्लाई करते हैं। 85% जो HIV एड्स और टीबी में जो कमी आई, उसके लिए हमारी 2 कंपनियां का बड़ा योगदान है जी, सिप्ला और लुपिन। और भारत में 10 MNCs में से 9 पहले 10 बड़ी कंपनियों, फार्मा कंपनियों में से 9 MNC थी 1947 में, आज 1 है केवल। ये हमारे अचीवमेंट्स हैं। अगर कमी क्या है, 60% का वॉल्यूम में हम 60% हैं,
लेकिन लेकिन रेवेन्यू टर्म्स में, क्योंकि हम जेनरिक बेचते हैं, आपसे मेरा जेनरिक में कमी है, सस्ती होती है, दाम कम होते हैं। चलिए, थैंक यू।